की जब भी बात होती है और उसमें भी अगर ऑर्थो की बात जैसे ही आप करते हैं, जैसे ही ऑर्थो शब्द दिमाग में आता है, सब लोगों को लगता है भैया जब तक इसमें एक्सरे पढ़ना ना आ जाए या कोई रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन जैसी चीज़ ना आ जाए तब तक ऑर्थो के सवाल करना थोड़े से मुश्किल हो जाते हैं। पर इसको ही ब्रेक करने का काम हम क्लिनिकल गुरुजी की टीम आपके लिए करती है कि एग्जाम के पैटर्न को एनालिसिस करते हैं। उस पैटर्न को एनालिसिस करने के बाद आपके लिए क्या अच्छा परोसा जा सकता है उसको लेकर आते हैं। एक उसी का एग्जाम्पल लेकर आज मैं ऑर्थो की ऐसी ऐसी चीज़ें बताऊंगा आपको कि बिना रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन के भी आप ऑर्थो के सवाल मार्क कर सकते हैं। और जैसा ये ऑर्थो पढ़ा रहे हैं वैसे सारे सब्जेक्ट इवन सिस्टम वाइज ऐप में बहुत अच्छे से रैंक बूस्टर कोर्स नाम से पढ़ा रखे हैं। आप नीचे मैं लिंक दे रहा हूं, उसको जाकर देखिएगा। चलो चालू करते हैं। आपको हिप डिसलोकेशन से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, तो यूजुअली गुरुजीस के हुक आपको याद रखना है कि सवाल में ऐसा क्या शब्द रहे कि आप उससे मार्क कर दे बिना एक्सरे देखे कि हाँ भैया ये आंसर हो सकता है। अगर डैशबोर्ड इंजरी दे रखी है सवाल में और पूछा है कौन सा हिप डिसलोकेशन होगा, तो भले एक्सरे मत देखो, भले पोजीशन मत देखो, जस्ट मार्क योर आंसर एज पोस्टीरियर हिप डिसलोकेशन। ऐसे ही अगर एल्डरली पेशेंट है और उसको फॉल की हिस्ट्री दे रखी है और उसका हिप जॉइंट वाला एक्सरे दे रखा है, उसमें भले आपको नेक फीमर फ्रैक्चर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, पर जैसे ही आपको एल्डरली फॉल दिख जाए आपको मार्क करना है कि हाँ भैया फीमर के नेक का ही फ्रैक्चर है। तो अब उसके थोड़ा बहुत अंदर का पढ़ के चले जाओ, क्योंकि आपको क्वेश्चन को एम्फेसाइज भी करना है भैया सही है कि गलत है, एक बार आप रीचेक कर सकते हो। तो अगर डैशबोर्ड इंजरी रहेगी और पोजीशन जो रहेगी लिम्ब की वो फ्लेक्शन प्लस एडक्शन प्लस इंटरनल रोटेशन, दैट इज फादिर जिसको कहते हैं, तो दैट इज पोस्टीरियर डिसलोकेशन। कैसे याद रखोगे? आदमी फार्ट कहां से करता है भैया? तो पोस्टीरियर पार्ट से करता है। तो फादिर इज इक्वल्स टू फार्ट, तो कहां से? पोस्टीरियर पार्ट से। तो फादिर मतलब फ्लेक्शन एडक्शन प्लस इंटरनल रोटेशन इज पोस्टीरियर डिसलोकेशन। ऐसे ही फ्लेक्शन एबडक्शन प्लस एक्सटर्नल रोटेशन इज एंटीरियर डिसलोकेशन ऑफ हिप। और नेक ऑफ फीमर फ्रैक्चर में क्या है? एल्डरली फॉल की हिस्ट्री रहेगी और शॉर्टनिंग प्लस एक्सटर्नल रोटेशन की हिस्ट्री रहेगी पोजीशन में। आपको ये याद रखना है। तो याद रखो पोस्टीरियर हिप डिसलोकेशन में क्या होगा? पोस्टीरियर हिप डिसलोकेशन में फादिर होगा और एंटीरियर डिसलोकेशन में क्या होगा? तो फेबर होगा। ये आप सबको पता है। ऐसे ही वापस मैं रीएम्फसाइज करवा रहा हूं एंटीरियर और पोस्टीरियर डिसलोकेशन को आपको कैसे पहचानना है। अगर ये एक्सरे ना भी देखा होता आपने तब भी आपको मैं बता चुका हूं कि डैशबोर्ड इंजरी हिप का डिसलोकेशन कौन सा होगा? तो पोस्टीरियर होगा। बाकी दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। अब फ्रैक्चर नेक फीमोरल की बात हो रही थी, तो उसमें पावेल्स क्लासिफिकेशन पे 2 बार सवाल पूछे हैं। तो 1, 2, 3 क्लासिफिकेशन में डिग्रीज याद रख लो। 30 फॉर टाइप 1, 50 फॉर टाइप 2 और टाइप 3 में 70। ये सवाल पहले पूछा गया है तो उसको तो याद ही करना है, इसलिए इसमें कोई ट्रिक नहीं है। उसके बाद आपने जैसे ही नेक ऑफ फीमर फ्रैक्चर पढ़ा उसको आपको डिफरेंशिएट करना आना चाहिए इंटरट्रोकेंट्रिक फ्रैक्चर से। एक सबट्रोकेंट्रिक भी होता है पर सवाल उस पर बहुत ज्यादा पूछे नहीं जाते। तो फीमर और नेक और इंटरट्रोकेंट्रिक फ्रैक्चर में कैसे डिफरेंशिएट करोगे? एक आपका जो नेक ऑफ फीमर फ्रैक्चर होता है वो कैप्सूल के अंदर होता है, इसलिए उसमें ब्लड वेसल ज्यादा कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं, इसलिए एवीएन का रिस्क दैट इज एवेस्कुलर नेक्रोसिस का रिस्क बहुत ज्यादा रहता है। ये आपको याद रखना है, इसलिए इसके ट्रीटमेंट में आपको आर्थ्रोप्लास्टी ही करना पड़ेगी। पर इंटरट्रोकेंट्रिक फ्रैक्चर जो रहता है वो एक्स्ट्रा कैप्सुलर रहता है, ब्लड सप्लाई प्रिजर्व रहती है, इसलिए एवीएन का रिस्क बहुत रेयर होता है। ट्रीटमेंट में आपको क्या करना पड़ेगा? तो डायनेमिक हिप स्क्रू लगाना पड़ेगा या प्रॉक्सिमल फीमोरल नेल डालना पड़ेगी। जो भी हो आपको बस याद रखना कि नेक ऑफ फीमर का फ्रैक्चर क्या है? कैप्सूल के अंदर है। इंटरट्रोकेंट्रिक फ्रैक्चर क्या है? कैप्सूल के बाहर है। तो ऑफ कोर्स एवीएन का रिस्क इसमें ज्यादा होगा क्योंकि ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज्ड है। अब जैसे ही आपने हिप डिसलोकेशन की बात करी, अब आपको अगला डिसलोकेशन समझ में आ जाना चाहिए जिस पर सवाल पूछे जाते हैं, वो है शोल्डर का डिसलोकेशन। तो शोल्डर के डिसलोकेशन में कैसे? अगेन क्या याद रखोगे? पोस्टीरियर में क्या होता है? आदिर होता है, मतलब एडक्शन प्लस इंटरनल रोटेशन, और इंटीरियर में क्या? अबडक्शन प्लस एक्सटर्नल रोटेशन। ये अलग चीजें आपको याद रखना है, ये आपको पहले भी समझा रखी थी। अब इसमें भी एक्सरे देखने से पहले हिस्ट्री पे ये है गुरुजी का हुक आपके लिए। सवाल में वो अगर दे कि एक पेशेंट है वो गिरा है और वो कैसे गिरा है? एबडक्टेड आर्म पे गिरा है, तो ऑफ कोर्स उसका जो शोल्डर डिसलोकेशन होगा वो एंटीरियर वाला होगा। ऐसे ही सवाल में अगर वो आपको दे दें कि एक पेशेंट को सीजर की हिस्ट्री है, झटके लगने की हिस्ट्री है या इलेक्ट्रिक शॉक की हिस्ट्री है, जैसे ही इलेक्ट्रिक शॉक या सीजर आ जाए तो मोस्ट लाइकली आपको समझ में आ जाना चाहिए कि कौन सा डिसलोकेशन हुआ है, तो पोस्टीरियर डिसलोकेशन हुआ है। एक्सरे के ऑफ कोर्स टिपिकल एक्सरे होते हैं जिसको पहचानना बहुत ज्यादा मुश्किल है नहीं, पर आप सिर्फ
केवल और केवल ये हिस्ट्री पे देख सकते हैं। इसलिए सवाल पूरा पढ़ना जरूरी है एग्जाम में। सवाल जैसे ही पूरा पढ़ोगे उसके कॉज में ही, उसके हुक में ही आपको सवाल मार्क कर लोगे आप कि हाँ यही हो सकता है। एंटीरियर डिसलोकेशन मोस्ट कॉमन होता है, ये आपको याद रखना है। तो ये एंटीरियर डिसलोकेशन है जिसमें आपको क्या दिख रहा है, ग्लेनोइड दिख रहा है। इसको बता देता हूं मैं, ग्लेनोइड एम्प्टी ग्लेनोइड अगर दिख रहा है तो ये क्या है, ये एंटीरियर डिसलोकेशन है। कैसी हिस्ट्री रहेगी, फॉलन एब्डक्टेड आर्म। पर अगर ऐसी हिस्ट्री रहे, शोल्डर डिसलोकेशन हो रहा है और आदमी को इलेक्ट्रिक शॉक लगने की हिस्ट्री, सीजर की हिस्ट्री है, इलेक्ट्रिक शॉक जब लग रहा है तो इलेक्ट्रिक शॉक कहां जलता है, तो लाइट बल्ब में जलता है। तो कौन सा साइन देखने मिलेगा, तो लाइट बल्ब साइन देखने मिलेगा। तो दिस इज पोस्टीरियर डिसलोकेशन ऑफ शोल्डर, लाइट बल्ब साइन किस में दिखेगा, तो इलेक्ट्रिक शॉक में। ऐसे आपको याद रखना है। ऐसे एंटीरियर डिसलोकेशन ऑफ शोल्डर हुआ, पोस्टीरियर डिसलोकेशन ऑफ शोल्डर हुआ, ऐसे इंफीरियर डिसलोकेशन होता है। तो इंफीरियर डिसलोकेशन को बचाना ज्यादा मुश्किल नहीं है। सवाल यूजुअली एंटीरियर या पोस्टीरियर पूछे जाते हैं। पोस्टीरियर पे लाइट बल्ब साइन, इलेक्ट्रिक शॉक आपको याद रखना है। उसके बाद आ जाओ भैया नर्व पे। डिसलोकेशन के बाद जो हॉट शॉट टॉपिक है ऑर्थो में, जो बार बार पूछा जाता है, वो है नर्व। ये कंपाइल्ड टेबल है जिसको आपको एग्जाम के एक दिन पहले देखना ही देखना है, क्योंकि एक सवाल इसमें से आना ही आना है। रेडियल नर्व की इंजरी मोस्ट कॉमनली कहां होती है, तो शाफ्ट ऑफ ह्यूमरस पे होती है। डिफॉर्मिटी कौन सी होती है, तो रिस्ट ड्रॉप होती है। यूजुअली आपको स्पेशल पॉइंट क्या दिया जाएगा, सैटरडे नाइट पाल्सी, क्लच पाल्सी, उसके कारण कौन सी नर्व की इंजरी हुई है, तो रेडियल नर्व की इंजरी हुई है। प्रॉब्लम क्या हुआ, डिफॉर्मिटी क्या हुआ, तो रिस्ट ड्रॉप हुआ। ये आपको याद रखना है। ऐसे ही अल्नर नर्व, अल्नर नर्व यूजुअली कहां पर इंजरी होती है, तो मीडियल एपिकोंडाइल पे इंजरी होती है। क्या प्रॉब्लम होती है, तो क्लॉ हैंड होती है। साइन इंपॉर्टेंटली कौन सा याद रखना है, तो फ्रोमेंट साइन याद रखना है, ये आपको पता रखना है। उसके बाद मीडियन नर्व की अगर बात करो तो मीडियन नर्व मोस्ट लाइकली कहां इंजर होगी, तो कार्पल टनल पे इंजर होगी। उसके बाद डिफॉर्मिटी कौन सी, तो एप थंब वाली डिफॉर्मिटी। टेस्ट कौन सा, तो फेलन टेस्ट, जो बार बार पूछा गया है। सारे टेस्ट को मैं दिखाऊंगा, बस आपको कंपाइल्ड टेबल दे रहा हूं मैं, जो आपको याद रखना है। ये सब तो सब याद रखते हैं। एक चीज जो बार बार लोग भूल जाते हैं वो है एंटीरियर इंट्रोशियस नर्व। 3 से 4 बार टेस्टेड है, फिर भी बच्चे गलत करते हैं, इसलिए बार बार पूछा जाता है। एंटीरियर इंट्रोशियस नर्व इज अ मोटर ब्रांच ऑफ मीडियन नर्व, ये याद रखो। यूजुअली कहां फ्रैक्चर होता है, तो सुप्राकोंडाइलर फ्रैक्चर होता है। और प्रॉब्लम कहां आती है, आदमी ओके नहीं बना पाता। ओके किससे बनाते हो, थंब से और इंडेक्स फिंगर से। अगर आदमी ओके नहीं बना पा रहा ढंग से, तो कौन सी नर्व की इंजरी है, तो एंटीरियर इंट्रोशियस नर्व की इंजरी है। हाथ से पैर में आ जाओ, पैर में अगर फिबुला की नेक पर प्रॉब्लम है, तो फुट ड्रॉप हो रहा है, तो कौन सी नर्व है, तो कॉमन पेरोनियल नर्व है। वापस हाथ पे एक सेंसरी वाली चीज होती है। सर्जिकल नेक पे अगर इंजरी हुई है तो एक्सिलरी नर्व इंजर होती है, तो आपको क्या देखने मिलता है, रेजिमेंटल बेज एनेस्थीसिया, रेजिमेंटल बेज साइन देखने मिलते हैं। एक एक करके सब देख कर जाते हैं। तो अगर रेडियल नर्व की इंजरी हो रही है, सैटरडे नाइट पाल्सी, क्लच पाल्सी, तो क्या है, रिस्ट ड्रॉप। क्लॉ हैंड भी पार्शियल और कंप्लीट होता है। पार्शियल क्लॉ हैंड यूजुअली अगर मीडियन साइड का हो रहा है तो वो अल्नर नर्व के कारण है। कंप्लीट क्लॉ हैंड अल्नर प्लस मीडियन दोनों के कारण होता है। एप हैंड की डिफॉर्मिटी किसमें होती है, मीडियन नर्व के कारण होती है। अब टेस्ट की बात करोगे तो टेस्ट में अल्नर नर्व लम्बराइकल्स और इंट्रोशियास को सप्लाई करती है। तो यूजुअली उनका काम क्या है, अगर एक जो बीच वाली आपकी प्रॉक्सिमल वाली अम्ब्राइकल्स रहती है, इंट्रोशाइज रहती है, उनके अलग अलग काम है। तो आपको 2 टेस्ट करना है, एक कार्ट टेस्ट और इगावा टेस्ट। आप सबको पता है, पैड और डैब, प्रोक्सिमल वाला अडक्शन, डिस्टल वाला जो है, डोर्सल वाला जो है वो क्या करता है, अबडक्शन करवाता है, ये आप सबको पता है। तो पैड जिसको अडक्शन चेक करने के लिए क्या करोगे, उंगली के बीच में काट फंसा दोगे। तो पामर इंट्रोशा है पैड, पामर इंट्रोशाई के लिए क्या करना है, तो काट टेस्ट करना है। डोर्सल इंट्रोशाइज के लिए क्या करना है, तो डैब मतलब अबडक्शन करवा के देखना है। अडक्शन मतलब पास में लाना, अबडक्शन मतलब दूर ले जाना। तो पास में ले जाने वाला टेस्ट पामर इंट्रोशाई के लिए, पैड मतलब काट टेस्ट, डॉर्सल इंट्रोशाई के लिए अबडक्शन मतलब दूर मतलब इगावा टेस्ट, ये आपको याद रखना है। पर सवाल वो हमेशा फ्रोमेंट साइन पे पूछेंगे। उसमें क्या होता है, अडक्टर पॉलिसिस का प्रॉब्लम है, इससे फ्लेक्शन क्या होता है, थंब का फ्लेक्शन हो जाता है। तो थंब का फ्लेक्शन, पॉजिटिव टेस्ट, फ्रोमेंट साइन, अल्नर नर्व की इंजरी याद रखो। ऐसे ही फिर बेनेडिक्ट हैंड साइन या ऑस्नर क्लास्प साइन किसमें मिलता है, तो मीडियन नर्व में मिलता है। ओके साइन, जो मैं ये बोल रहा था, नॉर्मल ओके है, ओके नहीं बना पा रहा आदमी, तो किसमें प्रॉब्लम है, एंटीरियर इंट्रोशियस नर्व सिंड्रोम है। ये किसकी ब्रांच है, मीडियन नर्व की ब्रांच है। कौन सी ब्रांच है, तो मोटर नर्व की मोटर ब्रांच है, ये आपको याद रखना है। ऐसे ही एक्सिलरी नर्व की इंजरी हुई तो प्रॉब्लम क्या है, रेजिमेंटल बेज एरिया, ये आपको याद रखना है। फिर उसके बाद नर्व के बाद आ जाओ 2 इंपॉर्टेंट फ्रैक्चर्स पे जो आपको याद रखना है हाथ में से। एक है मोंटेजिया फ्रैक्चर,
और एक है गैलेजी फ्रैक्चर। MUGR एक इंपॉर्टेंट निमोनिक है, इसका याद रख के चले जाओ आज से। MUGR का मतलब क्या होता है? मोंटेजिया मतलब अल्ना का फ्रैक्चर, गैलेजिया मतलब रेडियस का फ्रैक्चर। मोंटेजिया में अल्ना का फ्रैक्चर होता है पर रेडियल हेड डिसलोकेट होता है, ऐसे ही गैलेजिया में रेडियस का फ्रैक्चर होता है और उसके अलावा डिस्टल रेडियो अल्नर जॉइंट का डिसलोकेशन होता है। ये आपको याद रखना है। दोनों फोटोज में आपको बता देता हूं। MUGR मैंने आपको बता दिया, मोंटेजिया मतलब प्रोक्सिमल अल्ना में दिक्कत, गैलेजिया मतलब डिस्टल रेडियस में दिक्कत। कैसे याद रखोगे? मोंटेजिया मतलब M मतलब मेरे पास, MP मेरे पास इज द निमोनिक, मेरे पास मतलब प्रोक्सिमल रहो मेरे, इसलिए आपको याद रखना है मोंटेजिया इज प्रोक्सिमल अल्ना। अल्ना का फ्रैक्चर है पर डिसलोकेशन किसका है? तो रेडियल हेड का है, ये आपको याद रखना है। ऐसे ही गैलेजिया डिस्टल रेडियस का फ्रैक्चर है पर डिसलोकेशन किसका है? उसमें डिस्टल रेडियो अल्नर जॉइंट का डिसलोकेशन है। ये इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखना है। मेरे पास इज द निमोनिक जो आपको याद रखना है MUGR के साथ साथ में। उसके बाद आ जाओ भैया, बिना एक्सरे देखे अगर आपको पूछे पीडियाट्रिक हिप में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है तो मार्क कर पाओगे क्या आंसर? बिल्कुल कर पाओगे लेक्चर के बाद, क्योंकि अपना मकसद ही ये है कि कैसे डिड्यूस करा जाए, कैसे प्रॉब्लम तक पहुंचा जाए और कैसे अच्छे से रिप्रोड्यूसेबल तरीके से चीजों को याद रख के एग्जाम में मार्क करा जाए। इसी सारी चीजों को लेकर हर सब्जेक्ट को पढ़ाया गया है। अगेन गो टू द लिंक, गो टू द ऐप, गो टू द रैंक बूस्टर कोर्स एंड हैव अ लुक फॉर एवरीथिंग। वापस आ जाओ बच्चों के उसमें। 0 to 2 इयर्स का बच्चा, सिर्फ एज देखकर आपको बताना है, केवल और केवल अगर सवाल में एज दे रखी हो तभी आप बच्चे का बिना एक्सरे देखे मार्क कर सकते हो कि बच्चे को कौन सी प्रॉब्लम है। अगर एज दे रखी है 0 to 2 ईयर तो ऑफकोर्स वो डेवलपमेंटल डिस्प्लेजिया ऑफ हिप की ही बात कर रहा है। अगर एज दे रखी है 4 से 8 साल तो ऑफकोर्स वो केवल और केवल पर्थीस डिजीज की बात कर रहा है। और एज दे रखी है 10 से 16 साल के बीच में तो वो बात कर रहा है आपके स्लिप्ड कैपिटल फेमोरल एपिफाइसिस की, दैट इज SCFE की। बार बार मैं स्लिप्ड कैपिटल फेमोरल एपिफाइसिस नहीं बोलूंगा, SCFE बोलूंगा। तो SCFE मतलब ऐसी हिस्ट्री कि एक ओबीस चाइल्ड है जिसकी एज 10 से 16 साल के बीच में है तो ऑफ कोर्स वो ना DDH हो सकता है ना पर्थीस हो सकता है, वो SCFE ही है। ऐसे ही 0 to 2 ईयर्स में कोई सी अगर डायग्नोसिस आपको मार्क करना है तो वो DDH मार्क करना है। उसमें भी गुरुजी का हुक क्या लेकर जाओगे? अगर ओटोलानिक क्लंक अगर दे रखा है कोई सवाल में तो वो DDH ही है, शॉर्ट। ऐसे ही अगर बच्चे की एज 4 से 8 साल दे रखी है तो ऑफकोर्स आंसर पर्थीज ही होना है। पर अगर और श्योर होना है आपको तो सवाल में एक और चीज देख लेना, सुन लेना, पढ़ लेना कि पेनलेस लिंप तो नहीं दे रखा है कहीं। ऐसे ही SCFE में ओबी स्टाइल की हिस्ट्री रहेगी और आइसक्रीम स्लिप की हिस्ट्री रहे ना रहे, ओबी स्टाइल जहां भी आए 10 से 16 साल की उम्र, मार्क क्या करोगे? आंसर SCFE मार्क करना है। तीनों के एक्सरे मैंने दिखा दिए जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन। पर आप आज के वीडियो से क्लिनिकल गुरुजी की टीम से ये सीख कर चले गए कि ऑर्थो में आपको एक्सरे देखने की जरूरत भी नहीं है, 2 आपको ऑफकोर्स कंफर्म करने के लिए देखना ही है। पर हिस्ट्री और हिस्ट्री और हिस्ट्री केवल क्वेश्चन से आप सवाल को मार्क कर सकते हो। तो अगर एज बच्चे की दे रखी है 2 साल से नीचे, उसमें बार्लो या ओटला साइन दे रखा है तो वो क्या है? DDH है। क्या करना है? पॉवलिक हॉर्नेस लगाना है। अगर 4 से 8 साल की उम्र की एज है, उसमें प्रॉब्लम है, आपको यूजुअली पेनलेस होता है, पेनलेस लिम्ब की हिस्ट्री देंगे, फ्लैटेंड हेड रहेगा तो पर्थीस डिजीज है। और अगर ओबीस चाइल्ड है, 10 से 16 साल की उम्र है, ओबीस एडोलेसेंट है तो आपको क्या करना है? क्या मार्क करना है? तो SCFE मार्क करना है। वापस सबकी इमेजेस दिखा के जा रहा हूं मैं। डेवलपमेंटल डिस्प्लेजिया ऑफ हिप, पर्थीस 4 से 8 साल, SCFE। यूजुअली SCFE से फ्रॉग लेग व्यू पूछा जाता है तो दिस फ्रॉग लेग व्यू फॉर SCFE। अगेन आपको सवाल में वो देगा ही, ओबीस एडोलेसेंट है तो दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है आपको, आप आंसर मार्क कर सकते हो पर्थीज में। उसके अलावा आपको मैंने 2 इंपॉर्टेंट चीज बताई थी DDH में यूजुअली मैंने ओटोलानिक क्लंक बोला तो DDH में 2 इंपॉर्टेंट टेस्ट होते हैं, वो है बार्लोस टेस्ट और ओटोलानी टेस्ट। बार्लो में आप अडक्ट करते हो और ओटोलानी में अबडक्ट करते हो, बस इतना पता रख लोगे। और जैसे ही ओटोलानी में आप अबडक्ट करते हो हिप को तो आपको एक क्लंक सुनने मिलता है, जो मैं ओटोलानी क्लंक की बात कर रहा था DDH में, तो सवाल में ये भी दिया जा सकता है। तो कैसे याद रखोगे? B and D यूजुअली गोज टुगेदर, तो बीडी पीने वाला ऐसे करके याद कर लो। तो बार्लोस टेस्ट इज फॉर अडक्शन और ओटोलानी टेस्ट इज फॉर अबडक्शन, ऐसे करके आपको 2 इंपॉर्टेंट चीजों को याद करना है। उसके बाद एक और ऐसी चीज जिस पे बहुत बार सवाल पूछे हैं, बोन ट्यूमर। अब आप यूजुअली जब भी पढ़ते हैं ऑर्थो तो बोन ट्यूमर कैसे पढ़ते हैं? बोन ट्यूमर ऐसे कि भैया कॉडमैन्स ट्रायंगल किसमें होता है, लाइटिंग लीजन्स किसमें होते हैं,
इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। मैं तो कह रहा हूं केवल और केवल पेशेंट की एज देखो, हर बार जरूरी नहीं है ऐसा हो, पर मैं सिर्फ आपको ट्रिक देकर जा रहा हूं। मरीज की एज देखो, एज से ही पता चल जाएगा कि आपसे एग्जामिनर सवाल क्या पूछना चाह रहा है। अगर मरीज की एज 20 से 40 साल के बीच में है, एपिफाइजिस में प्रॉब्लम है, तो कौन सा ट्यूमर है, तो जीसीटी है, जाइंट सेल ट्यूमर है। ऑफकोर्स एक्सरे में सोप बबल अपीयरेंस देखने मिलेगा। ऐसे ही अगर चाइल्ड है और चाइल्ड में डायफाइसिस में प्रॉब्लम है, ऑफकोर्स एक्सरे में ऑडन पील मिलेगा, पर चाइल्ड डायफाइसिस इज एविंग सार्कोमा। ऐसे ही टिन है, मेटाफाइसिस में प्रॉब्लम है, तो ये ऑस्टियोसार्कोमा है, इसमें सनबर्स्ट और कॉडमैन ट्रायंगल वाली चीज मिलेगी। और ऐसे ही यंग है पेशेंट, इसमें कॉर्टेक्स में प्रॉब्लम है, तो वो ऑस्टियोइड ऑस्टियोमा है। इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या रहेगी, हिस्ट्री देगा वो, नाइट पेन एंड एस्पिरिन की हिस्ट्री, ये याद रखना, नाइट पेन एंड एस्पिरिन ये वाला हिस्ट्री अगर रहे तो क्या आंसर है, ऑस्टियोइड ऑस्टियोमा। तो अगर आपको चाइल्ड दे रखा है तो मोस्ट लाइकली सवाल वो आपसे एविंग्स का पूछना चाहता है, टिन दे रखा है तो वो ऑस्टियोसार्कोमा पूछना चाह रहा है, अगर 20 to 40 इयर्स का एज दे रखा है, एपिफाइसिस दे रखा है, तो वो आपसे जीसीटी पूछना चाह रहा है। ऑफ कोर्स एक्सरे में दिखाकर जाऊंगा आपको, पर अगर गलती से एक्सरे ना भी याद रहे तो ये टेबल याद करना मत भूलना। अगर एपिफाइसिस में एक्सपांसिव लाइटिक लीजन्स दे रखे हैं, 20 से 40 साल की उम्र दे रखी है सवाल में, आपका आंसर क्या है, जाइंट सेल ट्यूमर है। ऐसे ही एविंग सार्कोमा मतलब बच्चों में, और ऑस्टियोसार्कोमा मतलब किसमें, मेटाफाइसिस टीन वाली एज में। तो एविंग सार्कोमा, ऑन एंड स्किन डायफाइसिस और ऑस्टियोसार्कोमा, सनबर्स्ट, मेटाफाइसिस, ये इंपॉर्टेंट चीज याद रख लोगे तो आप सारे ट्यूमर के सवाल मार्क कर लोगे। ऑस्टियोइड ऑस्टियोमा में इंपॉर्टेंट हिस्ट्री, नाइट पेन वाली और एस्पिरिन वाली, ये याद रख लेना। उसके बाद इमरजेंसी कॉम्प्लिकेशंस पर आ जाओ कुछ। अगर ऐसी हिस्ट्री दे रखी है कि पेट्रिकी प्लस हाइपोक्सिया हो रहा है और 24 to 72 आवर्स में मरीज प्रेजेंट कर रहा है, तो मोस्ट लाइकली इट विल बी फैट एम्बोलिज्म। ऐसे ही एक और हिस्ट्री अगर सवाल में दे रखे, पेन ऑन पेसिव स्ट्रेच विल बी कंपार्टमेंट सिंड्रोम, और फ्लेक्जन कॉन्ट्रैक्चर 3-4 बार सवाल पूछा ऑन फ्लेक्जन कॉन्ट्रैक्चर, देन इट इज वॉकमैन्स कॉन्ट्रैक्चर। तो वॉकमैन इस्टेमिक फ्लेक्जन कॉन्ट्रैक्चर, ये इमेज आपको याद रखना है जो बार बार पूछी गई है। आपने हिप का डिसलोकेशन पढ़ा था, शोल्डर का डिसलोकेशन पढ़ा था, फिर आप नर्व पे चले गए, आपने एक इंपॉर्टेंट चीज मिस कर दी थी, वो है नी की स्पोर्ट्स इंजरी, जो बार बार सवाल में पूछी जाती है। ACL का टीयर हो सकता है, PCL का टीयर हो सकता है, मेनिस्कस का प्रॉब्लम हो सकता है। तो ACL के टीयर में ट्विस्ट प्लस पॉप, ये बात की बात छोड़ दो। इंपॉर्टेंट चीज जो सवाल पूछेंगे, जैसे मैंने बताया था डैशबोर्ड इंजरी मतलब क्या, कौन सा हिप का डिसलोकेशन, कमेंट बॉक्स में लिखना, पहले बता चुका हूं मैं। ऐसे ही अगर डैशबोर्ड की इंजरी हुई तो कौन से लिगामेंट का प्रॉब्लम होगा, तो PCL का होगा। तो पोस्टीरियर ड्रॉ टेस्ट डैशबोर्ड इंजरी, कौन सा लिगामेंट, PCL। ऐसे ही एंटीरियर ड्रॉ टेस्ट, एंटीरियर और लैकमैन टेस्ट किस में करते हो, तो ACL की इंजरी में करते हो। और मेनिस्कस के टेस्ट किस में, मेनिस्कस का कौन सा टेस्ट करोगे, तो मैकमरे टेस्ट करोगे। ऐसे अगर एंटीरियर ड्रॉ टेस्ट करना है, मतलब एंटीरियर ACL टीयर का आप चेक करना चाह रहे हो, लैकमैन टेस्ट अगेन एंटीरियर चेक करना चाह रहे हो, PCL को चेक करने के लिए पोस्टीरियर ड्रॉ टेस्ट करना है, और मैकमरे टेस्ट किस लिए करना है, तो मेनिस्कस को चेक करने के लिए करना है। तो ये इमेजेस अपने मन में घुसा लो। पर इंपॉर्टेंट चीज, एक इंपॉर्टेंट चीज बस याद रख लेना कि पोस्टीरियर ड्रॉर जहां भी आ जाए, डैशबोर्ड इंजरी जहां भी है, डैशबोर्ड इंजरी जहां भी आए, मतलब किसका टीयर हुआ होगा, ऑफ कोर्स PCL का टीयर होगा। तो बिना ये टेस्ट की इमेज देख के भी आप आंसर को मार्क कर सकते हो। उसके बाद ऑर्थो में सवाल पूछा जाता है मेटाबॉलिक चीजों से। तो मेटाबॉलिक चीजों में 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं, एक है ऑस्टियोपोरोसिस, एक है रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया, और एक है पेजेट्स डिजीज। तो अगर आपको एक्सरे ना भी पता हो इनके, आपको बाकी चीजें ना भी पता हो, तो केवल कैल्शियम फॉस्फेट और ALP की वैल्यूज देख करके आंसर मार्क कर सकते हो। अरे बिल्कुल मार्क कर सकते हो। अगर आपको कैल्शियम फॉस्फेट और ALP नॉर्मल की, कैल्शियम फॉस्फेट तो यूजुअली नॉर्मल ही रहते हैं, पर ALP थोड़ा नॉर्मल टू माइल्डली एलिवेट हो सकता है। पर अगर आपको ऐसी चीज दिख रही है, नॉर्मल कैल्शियम फॉस्फेट अलॉन्ग विद नॉर्मल टू स्लाइट एलिवेशन ऑफ ALP, देन इट इज ऑस्टियोपोरोसिस। कैल्शियम डिक्रीज्ड, phosphate decrease and ALP is increased, then your answer will be vitamin D deficiency, of course that is rickets। और calcium phosphate normal plus ALP is हाईली एलिवेटेड, सीवियरली एलिवेटेड, देन क्या है आपकी पेजेट्स डिजीज है। ये बस इतना याद रख लोगे तो ऑस्टियोपोरोसिस, रिकेट्स और पेजेट्स के सवाल सही कर जाओगे। ऑफ कोर्स एक्सरे देखकर चले जाओ। कपिंग, स्प्लेइंग एंड फ्रेइंग किस में दिखती है, तो रिकेट्स में देखने मिलती है। उसके साथ साथ में कॉटन वुल स्कल किस में दिखता है, तो पेजेट्स डिजीज में दिखता है। इससे आपको समझ में आ जाना चाहिए कि कैसे आप इंपॉर्टेंट छोटी छोटी चीजों को देख कर भी चीजों को समझ सकते हो कि हाँ सवाल ऐसे भी मार्क
हो सकते हैं। उसके बाद भैया आ जाओ स्पाइन पर। स्पाइन पे क्या सवाल पूछते हैं, वो यूजुअली आपको बैम्बू स्पाइन दिखाते हैं वो, पर क्या बैम्बू स्पाइन अगर आप नहीं पहचान पाए तो क्या सवाल मार्क नहीं हो सकता क्या? अरे हो सकता है, क्योंकि वो हिस्ट्री में दे देंगे। HLA-B27 पॉजिटिव हिस्ट्री दे दिया, यंग पेशेंट का हिस्ट्री दे दिया, तो ऑफकोर्स आपका आंसर एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस ही होना है। ऐसे ही अगर एब्सेस की हिस्ट्री दी, एक नोड्यूल दे रखा है पीछे जो बाहर की तरफ आ रहा है, तो ऑफकोर्स वो पॉट स्पाइन मतलब पॉट टीबी की हिस्ट्री है। कोल्ड एब्सेस पेराडिस्कल आपको देखने मिलता है। ऐसे ही ब्लैडर का इन्वॉल्वमेंट अगर हो रहा है तो मोस्ट लाइकली इट विल बी कॉर्डा इक्वाइना, और लोअर रूट अगर अफेक्ट हो रहे हैं तो ये क्या है, डिस्क प्रोलैप्स है। तो अगर ऐसी हिस्ट्री दें जिसमें बोनी फ्यूजन हो रहा है, बैम्बू स्पाइन देखने मिल रहा है, तो ये क्या है, और साथ साथ में देंगे HLA-B27 पॉजिटिव, तो भले एक्सरे देखना नहीं आता हो आपको, तब भी आप आंसर मार्क कर सकते हो कि एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है। ऐसे एक मरीज का ये दे देंगे, ऐसा आपको MRI आपको समझ में आना चाहिए, एक्सरे जो भी आपको दे वो आपको समझ में आना चाहिए। अगर जैसे ही यहाँ आपने देख लिया कि ये बाहर निकलता हुआ गुब्बद बाहर आ रहा है, तो ये क्या है, ये पॉट स्पाइन है, टीबी है। उसके बाद आ जाओ भैया रिस्ट और कार्पल में क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, क्या क्या सवाल पूछे जाते हैं। मोस्ट कॉमन कार्पल फ्रैक्चर कौन सा है, तो स्केफॉइड का है, बस इतना याद रख लेना। एवीएन की रिस्क कहाँ होती है, तो प्रॉक्सिमल पोल में सबसे ज्यादा होती है। उसके साथ साथ में एक इंपॉर्टेंट सवाल जो पहले पूछा गया था कि एक्सरे बिल्कुल नॉर्मल है मरीज का, पर उसको स्नफ बॉक्स की टेंडरनेस है, तो ट्रीटमेंट करना है कि नहीं करना है, तो याद रखना स्नफ बॉक्स टेंडरनेस अगर प्रेजेंट है तो अगर एक्सरे नॉर्मल है उसके बाद भी आपको मरीज को ट्रीट करना पड़ेगा। कार्पल टनल में ऑलरेडी बता चुका था, मीडियन नर्व इंजर होती है कार्पल टनल में, आपको कौन कौन से टेस्ट करना थे, तो ऑस्नर क्लास टेस्ट, बेनेडिक्शन टेस्ट, एप थंब डिफॉर्मिटी, ये सारी चीजें याद रखना है जो बार बार रिस्ट और कार्पल से रिलेटेड पूछी गई हैं। अब जैसे ही मैंने आपको एक्सरे एक्सरे इतना बोल दिया, तो आपको इंपॉर्टेंट फ्रैक्चर्स याद रखना है कि इंपॉर्टेंट कौन कौन से फ्रैक्चर्स पूछे जाते हैं बार बार। एक सुप्राकोंडाइलर ह्यूमरस का फ्रैक्चर मैंने आपको पहले बताया था, या ये नर्व की इंजरी, मोटर ब्रांच ऑफ मीडियन नर्व है जो ओके साइन बनाती है, वो बहुत बार पूछा जाता है, तो याद रखना। ऐसे ही फीमर शाफ्ट की इंजरी रहे, आपको पेशेंट 24 टू 48 टू 72 आवर्स में प्रेजेंट कर रहा है, हाइपोक्सिया आपको प्रेजेंट कर रहा है मरीज, तो वो क्या हो सकता है, फैट एम्बोलिज्म। मोस्ट कॉमन ओपन फ्रैक्चर किससे होता है, तो टीबिया में होता है, ये याद रखो। उसके अलावा दो और फ्रैक्चर जो मैं नहीं बताए थे वह बताकर जा रहा हूं, एक है कोलीज फ्रैक्चर और एक है स्मिथ फ्रैक्चर। यूजुअली डिस्टल रेडियस में फ्रैक्चर होना, ये दोनों फ्रैक्चर बताता, दोनों अलग अलग फ्रैक्चर है, एक है कोलीज एक है स्मिथ। कोलीज में आपको क्या दिखता है, तो डिनर फॉक डिफॉर्मिटी देखने मिलती है, और स्मिथ में गार्डन स्पेड देखने मिलता है। याद रखो डोर्सल और वेंट्रल, डोर्सल की तरफ अगर रेडियस का डिसलोकेशन हो रहा है तो वो कोलीज है, और अगर वेंट्रल की तरफ डिसलोकेशन हो रहा है तो वो क्या है, स्मिथ है। याद रखना सी के बाद क्या आता है, तो डी, सी किसके साथ जाएगा, डी के साथ जाएगा, इसलिए कोलीज का रेडियल डिसलोकेशन कहां जा रहा है, डोर्सल की तरफ जा रहा है। वापस याद रखो डोर्सल डिस्प्लेसमेंट ऑफ डिस्टल फ्रेगमेंट क्या है, कोलीज फ्रैक्चर है। डोर्सल फ्रेगमेंट है तो ऊपर की तरफ मूव करेगा, तो ऊपर की तरफ कर्वेचर आएगा आपको, तो क्या देखने मिलेगा, डिनर फॉक की डिफॉर्मिटी देखने मिलेगी। ऐसे ही अगर वेंट्रल डिस्प्लेसमेंट ऑफ डिस्टल फ्रेगमेंट देखने मिले तो आपका जो बल्ज है वो नीचे की तरफ चले जाएगा, तो क्या देखने मिलेगा, गार्डन स्पेड डिफॉर्मिटी देखने मिलेगी। ये आपको याद रखना है। कोलीज में एक्सटेंशन, स्मिथ पे फ्लेक्शन, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बस इतना याद रखो। डिस्टल रेडियस फ्रैक्चर की दो इंपॉर्टेंट चीज, फॉल ऑन आउटस्ट्रेच्ड हैंड दैट इज पुश, उसमें याद रखो एक्सटेंशन है, डॉर्सल की तरफ डिस्प्लेसमेंट है तो डिनर फॉक डिफॉर्मिटी, फ्लेक्शन है, वोलार की तरफ डिस्प्लेसमेंट है तो गार्डन स्पेड डिफॉर्मिटी। बार बार पूछा गया है, इसको कभी भी गलत मार्क नहीं करना। अब फ्रैक्चर के बाद थोड़ा इन्फेक्शन के बारे में पढ़ लो। ऑस्टियोमाइलाइटिस मोस्ट कॉमन कॉज क्या है, तो स्टेफ ऑरियस है। सिकल सेल वाले एनीमिया में मोस्ट कॉमन कॉज क्या है, तो साल्मोनेला टाइफी है। बेस्ट अर्ली टेस्ट क्या है, तो एमआरआई करना है। एक्सरे पे तीन इंपॉर्टेंट चीज पूछते हैं, एक होता है सिक्वेस्ट्रम जिसको कहते हैं डेड बोन, इन्वॉल्यूक्रम जिसको कहते हैं न्यू बोन, और क्लोएका मतलब साइनस की ओक्विंग। सिक्वेस्ट्रम मतलब डेड बोन, इन्वॉल्यूक्रम मतलब न्यू बोन, और क्लोएका मतलब साइनस ओपनिंग। ये पता रख लो, ऑस्टियोमाइलाइटिस के सारे सवाल सही हो जाएंगे। उसके बाद रिमेटोलॉजी का क्या सवाल पूछते हैं, अगर सवाल में उन्होंने दिया कि मरीज को मॉर्निंग से दो, मॉर्निंग स्टिफनेस बाकी चीजों में हो सकती है, पर स्पेसिफिकली आपकी परीक्षा के लिए, आपकी नीट के लिए, आपकी एफएमजी के लिए, आपके एनआई सेट के लिए अगर उसने सवाल में दिया मॉर्निंग स्टिफनेस अलोंग विद इन्वॉल्वमेंट ऑफ एमसीपी एंड पीआईपी, तो मोस्ट लाइकली क्या है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस है। ऑफ कोर्स बॉटनेर और स्वान नेक डिफॉर्मिटी आपको देंगे ही वो। ऐसे ही अगर डीआईपी इन्वॉल्वमेंट है और उसमें हेबर्डन या बोकार्ड्स नोट्स दे रखे हैं तो आंसर क्या है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है। ऐसे यंग मेल
विद बैक पेन। HLA-B27 क्या है? एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। दो आपको बैम्बू स्पाइन पहचाना ना आता हो, पर यंग मेल बैक पेन एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। ऐसे ही दो और चीजों में डिफरेंशिएट करना आना चाहिए, एक है गाउट और एक स्यूडो गाउट। सवाल क्या पूछते हैं, निडल क्रिस्टल्स किस में देखने मिलते हैं? तो गाउट में। और रोम्बॉइड CPPD किस में देखने मिलता है? तो स्यूडो गाउट में। एक एक करके सारी इमेज भी दिखा के चले जाता हूं मैं। इंपॉर्टेंट चीज, DIP केवल फ्लेक्शन में जाए तो वो मैलेट फिंगर होता है। बॉटनेट डिफॉर्मिटी का मतलब क्या होता है? DIP हाइपर एक्सटेंशन पर है और आपका जो PIP है वो फ्लेक्शन पर है। इसका जस्ट उल्टा PRP हाइपर एक्सटेंशन पे और DIP आपका फ्लेक्शन पे। तो ये क्या है? स्वान नेक डिफॉर्मिटी है। ये आपको याद रखना है। स्वान नेक याद रख लो, इसका जस्ट उल्टा बॉटनर होता है, ये तो आपको सबको पता ही है। ऐसे ही हेबर्डन्स और बोकार्ड्स नोड्स। हेबर्डन कहाँ होता है? तो भैया हेबर्डन डिस्टल की तरफ होता है और बोकार्ड्स कहाँ होता है? तो पहले होता है। तो डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट पे यूजुअली क्या है? हेबर्डन नोड है और उसके पहले क्या है? बोकार्ड्स नोड्स है। ये आपको प्रोक्सिमल इंटरफेरेंजियल जॉइंट पे, तो B पहले आता है अल्फाबेट में, इसलिए प्रोक्सिमल इंटरफेरेंजियल जॉइंट पे बोकार्ड्स नोड्स, और डिस्टल D बाद में आता है तो उस पे कौन सा? हेबर्डन नोड्स। तो ऐसे आप याद रख सकते हो। फिर गाउट और स्यूडो गाउट में आपको याद रखना है, मैंने आपको बताया हिस्ट्री हमेशा देंगे। निडल लाइक क्रिस्टल्स, मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल्स, ओपन फर्स्ट टू इन्वॉल्व, टोफाई वगैरह वाली चीज। ट्रिगर्ड बाय अल्कोहल इज गाउट। एक और इंपॉर्टेंट चीज जो आजकल पूछने लगे हैं, ट्रिगर्ड बाय थायाजाइड डायूरेटिक्स। थायाजाइड से गाउट का रिलेशन 3-4 बार INI सेट में ही पूछा है, तो आपको बस इंपॉर्टेंटली वो याद रखना है। स्यूडो गाउट रोम्बोइड क्रिस्टल्स हैं। इंपॉर्टेंटली CPPD मतलब कैल्शियम पायरोफॉस्फेट डिपोजिशन। कौन से जॉइंट इन्वॉल्व करते हैं? तो लार्ज जॉइंट इन्वॉल्व करता है, यूजुअली नहीं इन्वॉल्व करता है, ये आपको याद रखना है। फिर इंपॉर्टेंट ऑर्थो से कुछ नंबर्स याद करके चले जाओ, इतने सारे नंबर हैं, पर क्या आपको याद रखना है? कंपार्टमेंट प्रेशर मोर देन 30 mmHg, ये याद रख लो। फेट एम्बोलिज्म का टाइम 24 to 72 आवर्स होता है। स्कोलियोसिस में कॉब एंगल मोर देन 10 डिग्री होता है, बस इतना पता रख लो। ऑस्टियोपोरोसिस में T स्कोर लेस देन इक्वल टू -2.5 है। और गोल्डन पीरियड फॉर ओपन फ्रैक्चर इज 6 आवर्स, लेस देन 6 आवर्स। ये याद और याद रख लो, ये आपको पूरा याद रखना है, क्योंकि सवाल इसी नंबर से बार बार पूछे गए हैं। पर मैंने जैसे ही यहाँ पर ओपन फ्रैक्चर की बात करी, जिसका गोल्डन पीरियड लेस देन 6 आवर्स है, तो ओपन फ्रैक्चर के क्लासिफिकेशन पे बहुत सवाल पूछते हैं गस्टिलो वाले, तो आप मोटा मोटा पता रखो। गस्टिलो 1 इज लेस देन 1 सेंटीमीटर इन क्लीन, गस्टिलो 2 इज मोर देन 1 सेंटीमीटर एंड गस्टिलो 3 सीवियर सॉफ्ट टिश्यू इन्वॉल्वमेंट। तो ये गस्टिलो पे भी एक बार उन्होंने सवाल पूछा है। अब रोटेटर कफ के बारे में भी याद करके चले जाओ, पढ़ के चले जाओ। रोटेटर कफ में 4 मसल्स हैं, सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, टीरीज माइनर और सबस्कैपुलारिस। सुप्रास्पाइनेटर का काम होता है अबडक्शन को इनिशिएट करना। मोस्ट कॉमनली टॉन मसल कोई सी है तो वो सुप्रास्पाइनेटस है, बस इतना पता रख लो, बाकी सब ना भी पता रखे तो सुप्रास्पाइनेटस इज द मोस्ट कॉमन टॉन मसल इन रोटेटर कफ, इतना आपको याद रखना है। उसके बाद इंपॉर्टेंट टेस्ट जो बार बार पूछे गए हैं, जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो बहुत सारे टेस्ट हैं, पर केवल और केवल 3 याद रखना है हिप मसल के टेस्ट मेरी तरफ से आपको। वो है तो टेंडलनबर्ग का टेस्ट, एक है थॉमस टेस्ट और एक है ऑबर टेस्ट। टेंडलनबर्ग का टेस्ट किस मसल के लिए करते हो? तो ग्लूटियस मीडियस के लिए करते हो। क्या देखने मिलता है? तो पेल्विक ड्रॉप देखने मिलता है। थॉमस टेस्ट किसके लिए करते हो? तो हिप फ्लेक्शन की डिफॉर्मिटी चेक करने के लिए करते हो। क्या चेक कर रहे हो? तो सॉस टेस्ट कर रहे हो। ऐसे ही आपको IT बैंड की टाइटनेस चेक करना है तो क्या टेस्ट करोगे? ऑबर टेस्ट करोगे। थॉमस टेस्ट मतलब क्या? अगर आदमी पीछे नहीं ले जा पा रहा अपना पूरा पैर, तो आपको क्या याद रखना है कि ये पॉजिटिव टेस्ट है, मतलब शॉर्टन हिप फ्लेक्सर्स है। सवाल इंपॉर्टेंटली टेंडलनबर्ग पे पूछा जाएगा, जो पैर ऊपर उठाया गया उस साइड पे अगर पेल्विस ड्रॉप हो गया तो मतलब आपका क्या प्रॉब्लम है? ग्लूटियस मीडियस अपोजिट साइड का वीक है। ग्लूटियस मीडियस का यूजुअली काम होता है खींच के रखना, पर अगर आपका ग्लूटियस मीडियस जो है, जो आपका पैर जमीन पर टिका हुआ है, उस साइड का ग्लूटियस मीडियस अगर खींच नहीं पा रहा है, मतलब इस साइड का ग्लूटियस मीडियस आपका वीक है। कुछ मत याद रखो, सिर्फ इतना पता रखो, जो पैर ऊपर उठाया अगर उस तरफ पेल्विस ड्रॉप हो गई मतलब अपोजिट साइड का ग्लूटियस मीडियस इन्वॉल्व है, इतना पता रख लोगे, आपके सवाल सही हो जाएंगे। ऐसे ही ओबर टेस्ट किसके लिए करना है? तो इलियोटिबियल बैंड के लिए करना है या तो टेंसर फेशिया लाटा के लिए करना है। तो ओबर टेस्ट फॉर इलियोटिबियल ट्रैक्ट या तो टेंसर फेशिया लाटा। ऐसे ही बच्चे में मैंने आपको हिप के चीजें बताई थी, DDH, परथिस और SCFE। ऐसे ही बच्चों में इंपॉर्टेंट चीज होती है क्लब फुट। क्लब फुट में CAVE होता है, केव होता है, वो याद रख लो। केवस, अडक्शन, वेरस और इक्वाइनस, इतना पता रखो, आपके सारे सवाल सही हो जाएंगे। क्लब फुट में, केव में एक बार उन्होंने सवाल पूछा था। एक लास्ट और इंपॉर्टेंट चीज, लिस्फ्रेंग जॉइंट क्या होता है? डिस्प्लेस लिस्फ्रेंग जॉइंट की इंजरी के ऊपर आजकल 2-3 एग्जाम में बहुत सवाल पूछ रहे हैं। तो टार्सो मेटाटार्सल जॉइंट होता है जिसमें
फुट ट्विस्ट होने के कारण सेकंड मेटाटार्सल बेस का शिफ्ट होता है, तो उसको कहते हैं अपन डिस्प्लेस्ड लिसफ्रेंग जॉइंट इंजरी। तो यहां पर अपन ने इंपॉर्टेंट चीजें जो ऑर्थो से पूछी जाती हैं, दो इसके अलावा बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, पर जो प्रेडिक्टेड चीजें हैं जो आपके मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करवा देंगी वो चीजें अपन ने कवर कर दी है। नीचे मैं नोट्स भी डाल दे रहा हूं, नीचे ऑफ कोर्स मैं लिंक डाल रहा हूं रैंक बूस्टर कोर्स की, वहां पर आपको सारे सब्जेक्ट्स ऐसे ही मिलेंगे, बीट पीएसएम, बीट डर्मेटोलॉजी और बाकी बड़े सब्जेक्ट सारे सिस्टम वाइज, जिसमें आपको पैटर्न एनालिसिस किया गया है कि एग्जामिनर आपसे पूछना क्या चाह रहा है और आसान भाषा में आपको कैसे याद रखना है। और लेक्चर ये कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में वो भी लिखना है। अगर ऐसे ही नीट पीजी के लेक्चर्स आपको यूट्यूब पे फ्री में कंटिन्यूस चाहिए तो मोर लेक्चर्स कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। थैंक यू वेरी मच।